नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आज का जो मिसाइल बीपीएससी 4.0 में ये घोषणा हो चुका है कि लागू होगा, और आप नहीं जानते हैं तो ये जान जाइए, क्योंकि वहाँ पर चुनाव है। चुनाव को देखते हुए बिहार से शिक्षा मंत्री का ये बयान, और यहाँ पर कल बैठक थी और इसका कुल घोषणा आज हो चुका है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ बिना समय को नष्ट करते हुए। तो आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन से हम लोग 150 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे। आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कह रहा है कि यहाँ पर डीवीए में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। डीवीए में इस या प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सोहत कर नवनीत लिए घुटुरन चलत रेन तन मंडित मुख दधित लेप किए। इसमें कौन सा रस है? तो हम लोग जानते हैं कि ये वात्सल्य रस है। सोहत कर नवनीत लिए घुटुरन चलत रेन तन मंडित मुख दधि लेप किए, ये कौन सा रस है? तो यहाँ पर हम जानते हैं कि वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसमें नहीं दिया गया है तो ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि मन माना में कौन सा समास है। तो मन माना में कौन सा समास है? मन माना में कौन सा समास है ये बताइए। तो अव्ययी भाव समास है। मन माना में कौन सा समास है? तो मन माना में ही अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। मन माना में अव्ययी। मनोविज्ञान में कौन सा समास है? विसर्ग समास होता है। विसर्ग समास होता है मन। ये मन प्लस विज्ञान। मन प्लस विज्ञान में क्या हो जाएगा? मन प्लस विज्ञान में क्या हो जाएगा? विसर्ग समास होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से 75 नंबर क्वेश्चन, 75 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। ये 75 नंबर क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो 1 मिनट हम इसका एक स्क्रीनशॉट लिए हैं। ये इधर वाला देख रहे हैं कि है कि नहीं, लास्ट में है उसका लिए हैं, लास्ट में उसका स्क्रीनशॉट लिए हैं। और है नहीं है, ठीक है। तो ये विसर्ग संधि हो जाएगा। और यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर कह रहा है 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये वो यहाँ पर वह हमें क्या हो जाएगा? वह कह रहा है कि वह यहाँ पर जो यहाँ पर कह रहा है कि ये निश्चयवाचक होता है। वह पतंग उड़ाता है तो निश्चयवाचक हो जाएगा। कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, कह रहा है ना कि कल शब्द का अर्थ है बीता हुआ दिन। तो इसका भिन्नार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो भिन्नार्थक शब्द आज कल नहीं, मृत्यु कल। तो कल शब्द का अर्थ होता है बीता हुआ, तो इसका भिन्नार्थक शब्द क्या हो जाएगा? कल होगा। हाँ, 77 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो 77 नंबर का कह रहा है कि कल शब्द का अर्थ होता है बीता हुआ, तो इसका भिन्नार्थक शब्द हो आने वाला कल। तो इसका भिन्नार्थक शब्द क्या हो जाएगा? आने वाला कल। आने वाला कल, आने वाला कल, इसका भिन्नार्थक शब्द हो जाएगा आने वाला कल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये ई हो जाएगा इसमें। यहाँ पर कह रहा है कि तुलसी कृत विनय पत्रिका रचित है। तो जो विनय पत्रिका रचा गया है ना, ये किस में रचा गया है? तो ये अवधी भाषा में रचा गया। 78 का क्या हो जाएगा? 78 का ये भी हो जाएगा। 78 का क्या होगा? तो 78 का इसका भी हो जाएगा। कुछ विनय पत्रिका 78 नंबर क्वेश्चन को बताइए, विनय पत्रिका किस भाषा में रचा गया है? तो इसके लिए सॉरी, ये ब्रज भाषा इसमें दे रहा है। इस किताब में इसका ब्रज ही भाषा होगा। कह रहा है कि कवितावली ग्रंथ के रचयिता कौन है? कवितावली ग्रंथ के रचयिता ये तुलसीदास जी हैं।
और उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पर दूरवस्था में उपसर्ग बताना है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूरवस्था में। यहाँ पर कह रहा है कि जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है, तो 81 नंबर यहाँ पर बताइए कौन हो जाएगा, जगत सच्चाई सार 81 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इसका सी हो जाएगा, श्रीधर पाठक। तो जगत में हम लोग क्या करते हैं, जगत में अगर सच्चाई को बताते हैं तो श्री गणेश करते हैं, तो श्रीधर पाठक हो जाएंगे। जगत को सही सच्चाई की ओर अगर करना है तो हमें क्या करते हैं, ये श्रीधर पाठक हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर आगे चलेंगे, कह रहा है कि देहाती दुनिया की रचना क्या है, ये कह रहा है कि देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है, तो शिव पूजन सहाय है। यहाँ पर कह रहा है ना कि देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है, 91 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है, ये पूछ रहा है। इस शिव पूजन सहाय हो जाएंगे, देहाती दुनिया के रचनाकार कौन हो जाएंगे, इस शिव पूजन सहाय, ये देहाती दुनिया के शिव पूजन सहाय हो जाएंगे। कह रहे किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है, भाषा और समाज और नई कविता, और यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है थोड़ा, तो इसको हम देखेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन है ना, 81 नंबर क्वेश्चन। चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन पर कह रहा है ना कि देहाती दुनिया के ये शिव पूजन सहाय हो जाएंगे, और किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है, तो भाषा और समाज और नई कविता और अस्तित्व और भाषा में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद। तो ये 83 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो भाषा और समाज के हो जाएंगे कि किसके होंगे, ये बताइए। 81 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो 81 नंबर 81 को पूरा रामविलास शर्मा हो जाएंगे। इन सभी के रचनाकार कौन हो जाएंगे, रामविलास शर्मा हो जाएंगे। इन सभी के रचनाकार ये रामविलास शर्मा हो जाएंगे। भाषा समाज, नई कविता, अस्तित्व, भारत में अंग्रेजी राज्य का मार्क्सवाद, ये सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कह रहा है बकरी नाटक के रचयिता कौन है, बकरी नाटक के रचयिता कौन है, तो सर्वेश है ये। तो बकरी नाटक, बकरी क्या होते हैं, सर्वस्व, तो सर्वेश्वर द्वारा, सर्वेश्वर क्या हो जाएंगे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो जाएंगे। तो बकरी नाटक के रचयिता कौन हो जाएंगे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो जाएंगे। उसके बाद से कह रहा है संस्कृत के 4 अध्याय किससे संबंधित हो जाएंगे, संस्कृत के 4 अध्याय किससे संबंधित हो जाएंगे, तो हम लोग जानते हैं कि संस्कृत के 4 अध्याय किसने लिखा है, किसकी रचना है, संस्कृत का रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ये रामधारी सिंह दिनकर का। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर का। इसमें नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 85 का क्या होगा, 85 का ये हो जाएगा, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना है। उसके बाद से आगे चलते हैं। कह रहा है कि ग्राम्या, ग्राम्या शब्द का विलोमार्थक शब्द है, ग्राम्या का मतलब क्या हो जाता है, ग्राम्य शब्द का विलोमार्थक शब्द क्या हो जाएगा, 86 का। तो ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, घर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा घर, ग्राम्य शब्द का विलोमार्थक, ये 86 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ग्राम्य शब्द का अर्थ होता है ग्रहण करना, यहाँ पर विलोमार्थक शब्द पूछा है, तो ये ग्राम्य मतलब अर्थ होता है ग्रहण करना, इसका अर्थ होता है ग्रहण करना। और यहाँ ग्राह्य के मतलब जानते हो, ग्रहण करना। उसके बाद से यहाँ पर इसका विलोमार्थक शब्द हो जाएगा त्याजना, त्याग करना। इसका विलोमार्थक शब्द क्या हो जाएगा, त्याजना, त्याजना। उसके बाद से और क्या हो जाएगा, आग्रह मतलब न ग्रहण करने योग्य, और उसके बाद से आग्रह्य मतलब न ग्रहण करने योग्य। ग्राह्य का मतलब त्याज्य और अग्रहण योग्य, ऑप्शन नंबर बी और
सी हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये डी सही होगा, क्योंकि इसका विलोमार्थक शब्द त्याज भी होगा, आग्रह है या आग्रह ये भी होगा, तो यहाँ पर डी इसका सही हो जाएगा। टेढ़े मेढ़े रास्ते के जानते हो कौन लिखे हैं? टेढ़े मेढ़े रास्ते ये किसका, इनके लेखक कौन हो जाएंगे टेढ़े मेढ़े रास्ते के? तो टेढ़े मेढ़े रास्ते है ना, तो उसको हम चरण पकड़ेंगे कि बता दिया जाए, तो भगवती चरण वर्मा की ये क्या हो जाएगी, भगवती चरण वर्मा की ये रचना हो जाएगी टेढ़े मेढ़े। तो उसके बाद से टेढ़े मेढ़े ही हो गया। इंदुमती कहानी के लेखक जानते हो कौन है? तो इंदुमती कहानी के लेखक ये किशोरी लाल गोस्वामी है। ये 88 नंबर पे क्या हो जाएगा? 88 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ये सरस्वती पत्रिका में 1990 में प्रकाशित हुई थी, तो ये किशोरी लाल स्वामी से हो जाएंगे। ये इंदुमती कहानी के लेखक किशोरी लाल स्वामी हो जाएंगे। उसके बाद से आगे चल रहे हैं, तो मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? ये मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? श्रीकांत वर्मा। तो मगध में कोई श्री ही नाम का राज करेगा। मगध है तो कोई श्री होना चाहिए ना उसका, तो श्रीकांत वर्मा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पर देखिए आगे, ये क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना, इसके लिए सॉरी। यहाँ पर पूछा है ना कि देनहार और लेनहार में कौन सा प्रत्यय है, तो हार प्रत्यय है। और ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन है? तो ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन हो जाएंगे? ध्रुव चरित्र के रचयिता ये नरोत्तम, यहाँ पर का ध्रुव चरित्र है नरोत्तम दास। सुदामा चरित्र और ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो नरोत्तम दास, ये नरोत्तम दास हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को यहाँ पर किन साहित्य विमर्श के लेखक से संबंधित है? 97 का क्या हो जाएगा? ये 97 का तो वहाँ पर हो जाएगा। आगे यहाँ पर 97 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक पद्मनाभ पुनाराय बख्शी हैं, और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पंचतंत्र ये सभी हैं। पंचतंत्र, पद्मपुराण जो आलोचना है, प्रबंध पराचार्य जो निबंध है, और उसके बाद से कुछ निबंध संग्रह और भी है, कुछ निबंध संग्रह ये भी है। यहाँ पर हम लोग चलते हैं कि अभी क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है तो मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ने में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भक्ति काल पूछ रहे हैं ना, तो ये 13 से 75 से, ये 13 से 75 से ये हो जाएगा कितना तक? 13 से 75 तक, इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि भक्ति काल का समय होता है 13 से क्या होता है? 13 से 75 से 1700, इसमें दिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इसमें दिया ही नहीं है। और ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को क्या किस नाम से? सिद्ध कवि से, भक्ति कवि से, नाथपंथी कवि से। तो ज्ञान मार्गी सगुण निर्गुण, सगुण में ये तुलसीदास आ जाएंगे, और वो निर्गुण में आएंगे, तो ज्ञान मार्गी के ये संत कवि के नाम से जानते हैं क्या? 94 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? संत कवि के नाम से जानते हैं। जो ज्ञान मार्गी कवि है ना, हम लोग को संत कवि के नाम से जानते हैं। संत कवि के नाम से हम लोग जानते हैं। ज्ञान मार्गी जो कवि होते हैं वो संत मार्गी कवि के अंतर्गत से संबंधित है। उसके बाद से हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को हम नाम से भी अभिहित किया जाता है। तो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया जाता है? 95 कह रहा है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया जाता है? पंचानवे नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इनमें से किसी को नहीं, ना जीवन काल, ना पद काल, या आधुनिक काल। आधुनिक काल को भरतेंद्र काल के नाम से जाना जाता है, पर यहाँ पर कोई नहीं दिया गया। जीवन काल, पद काल, समय, कोई ऑप्शन नंबर इसका ही हो जाएगा।
कह रहा है कि 96 नंबर क्वेश्चन कर कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है। जन्मेजय का नायक स्कंदगुप्त स्वामी है, ये सभी उनका नाटक है। 96 का क्या हो जाएगा, 96 का बताइए। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा नाटक नहीं है, तो इनमें से सभी दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाइए। इनमें से कह रहा है कि कौन सा नहीं है, तो जन्मेजय इनका नाटक ये भी है, जन्मेजय है का नाटक, ये प्रसाद जी का नाटक है, स्कंदगुप्त है और यहाँ ध्रुव स्वामी, ये सभी हैं। पूछा रहते कौन है, तो ये सभी हैं। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, ठीक है ना। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, बताइए। ये 97 नंबर क्वेश्चन का जवाब है कठिन। किसों को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, किसको कठिन काव्य को प्रेत करते हैं, तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, ठीक है। तो ये 97 के बाद हम 98 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 98 16 है ना, 98 कुछ क्वेश्चन नहीं दिखा रहा है यार, बड़ा तकलीफ जिंदगी है, जीना भी मुमकिन है। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जूही की कली कविता के किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर लिया, बिना प्रकाशित करते वापस कर लिया, बताइए। 100 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो ये ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आप बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ये। उसके बाद से कह रहा है कि जायसी किस धारा के कवि हैं, प्रेम मार्गी काव्य धारा, यहाँ पर कह रहा है ज्ञान मार्गी काव्य धारा, प्रेम मार्गी काव्य धारा, नाथपंथी काव्य धारा। तो जायसी को पूछा रहा है कि किस प्रकार के कवि हैं, तो प्रेमाख्यान काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। और सूफी यहाँ पर प्रेमाख्यान से संबंधित हो जाएंगे, तो 101 का क्या हो जाएगा, 101 का भी हो जाएगा, ये प्रेमाख्यान के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद से यहाँ पर देखिए, और उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है, तो लहाना सिंह, ये लहाना सिंह, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम क्या हो जाएगा, 102 का, तो 102 का हम लोग जानते हैं कि लहाना सिंह है। उसने कहा था कि मुख्य पात्र का क्या नाम है, तो लहाना सिंह। उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम क्या आ जाएगा, तो लहाना सिंह। और उसने कहा था, किसने लिखा है, उसने कहा था ये किसकी कहानी है, तो ये पहले तो ये कहानी है, एक समझिए पूछेगा कौन सा विधा है, तो ये कहानी है। और इसका पात्र कहा लहाना सिंह है, और किसने लिखा है, तो गुलेरी जी ने लिखा है, गुलेरी, तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है, ठीक है ना। और कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है, हाँ, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम, तो ऑप्शन नंबर वासुदेव सिंह। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है, तो कवि त्रिलोचन का पूरा नाम, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है, 103 नंबर क्वेश्चन का बताइए। तो वासुदेव सिंह ये कवि त्रिलोचन का पूरा नाम हो जाएगा, कवि त्रिलोचन का वासुदेव सिंह। और हिंदी प्रदीप का यशस्वी संपादक का नाम बताइए, तो हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम ये कौन हो जाएंगे, तो बाल कृष्ण भट्ट हो जाएंगे। ये कौन हो जाएंगे, तो ये बाल कृष्ण भट्ट, यहाँ पर भट्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, बाल कृष्ण भट्ट हो जाएंगे हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक। तो 104 क्वेश्चन हो गया, और यहाँ पर आगे चल रहे हैं हम लोग 104 के बाद 105। यहाँ पर थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, 1-2 क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा। हिंदी कह रहा है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसने किया था, तो द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया था, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया था। उसके बाद से कह रहा है कि छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया है, तो कह रहा है कि छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है,
तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रामचंद्र शुक्ल की मुकुंदर पांडे। अरे मुकुंदर पांडे हो जाएंगे। 107 का क्या हो जाएगा? तो 107 का बताइए ना क्या होगा? 107 का एक हो जाएंगे मुकुंदर। जो ये छायावाद है ना, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ये मुकुंदर पांडे। ये कौन हो जाएंगे? मुकुंदर पांडे। ये कौन हो जाएंगे? छायावाद शब्द का प्रयोग। केशो कहीं न जाइए का कहिए, यह पंक्ति किससे संबंधित है? 108 का क्या हो जाएगा? 108 के ही हो जाएगा। तो केशो कहीं न जाइए का कहिए, यह पंक्ति किससे संबंधित है? 108 का क्या हो जाएगा? 108 के ई हो जाएगा। केशो कहीं न जाइए का कहिए, यह पंक्ति किससे संबंधित है? 108 का ई हो जाएगा। 108 का ई। ये केशव कहीं न जाइए शायद ये तुलसीदास की पंक्ति है। तुलसीदास की पंक्ति है। ये भी नहीं, ये सुमित्रानंद पंत शायद इसमें से कोई नहीं होगा। ये शायद सुमित्रानंद हो सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो अब हम लोग जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ये वीर गाथा काल से संबंधित हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी और राहुल संस्कृतियाँ शीतकाल से संबंधित हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रारंभिक काल से संबंधित हैं। पहला का चौथा, दूसरा का पहला का दूसरा, इसको मिला लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर तो दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि ये भारतेंद्र की कह रहा है कि इनमें से कौन सी पत्रिका, ये कह रहा है कि भारतेंद्र सरस्वती पत्रिका, कवि वचन सुधा, नागरिक प्रचारण। यहाँ पर 110 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 110 नंबर कवि वचन सुधा नामक पत्रिका 1884 में बनारस से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। जो कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन जो 1884 ईस्वी में बनारस में प्रकाशित हुआ था, उसके संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी थे। और उसके बाद से भारतेंद्र हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में निकाले थे। और उसके बाद से 1873 के निकालने के बाद बनारस से ही प्रकाशित हुई थी और महिलाओं की प्रथम पत्रिका थी। और सरस्वती के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे और नगरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक बेणी प्रसाद थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ये नगरी प्रचारणी से संबंधित हो जाएंगे क्या? तो नहीं, ये कवि वचन सुधा जो है ना, ये भारतेंद्र जी की कविता है। कवि वचन सुधा ये भारतेंद्र जी की पत्रिका है। और उसके बाद से कह रहा है कि यशपाल की क्या हो जाएगा? आत्मकथा किससे संबंधित है? यशपाल की आत्मकथा ये सिंहवावलोकन। यशपाल की आत्मकथा का क्या नाम है? तो सिंहवावलोकन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 11 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये सिंहवावलोकन हो जाएगा। यशपाल की आत्मकथा सिंहवावलोकन। उसके बाद से कह रहा है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो 112 का क्या हो जाएगा? 112 का ही हो जाएगा। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। किसको? तो ये स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटि हिंदुत्ववादी यह कथन किससे संबंधित है? तो इन मुसलमान हरिजन पर कोटि हिंदुत्ववादी 117 का क्या हो जाएगा? 117 के बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? तीन मुसलमान। यहाँ पर जो कह रहा है ना, यहाँ पर कह रहा है कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटि हिंदुत्ववादी ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र से संबंधित है। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र कह रहा है कि संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोगकर्ता कौन है? संवेगात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोगकर्ता कौन हो जाएंगे? 104 का 114 ना, 114 नंबर का क्या हो जाएगा? इस सवाल को देखिए, कह रहा है कि संवेदनात्मक ज्ञान
और संज्ञानात्मक सूत्र के प्रयोगकर्ता ये गजानन माधव मुक्ति बोध हो जाएंगे। उसके बाद से कह रहे कि निम्न में से कौन सी वीरगाथा काल की रचना है। वीरगाथा काल की रचना संदेश राशक की मयंक जस चंद्रिका की आलाखंड। तो वीरगाथा आलाखंड क्या है, 115 का क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। जो संदेश राशक है ना, ये आदिकाल की रचना है। जय मयंक जस चंद्रिका आलाखंड ये आदिकाल की सभी रचना है। यहाँ वीरगाथा काल की कोई भी रचना है नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कह रहा है कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल कहा। किस साहित्य ने प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल कहा, बताइए। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। यहाँ पर प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 16 का बी। कह रहा है मालिक मोहम्मद जैसी को जैसी कहा जाता है, क्यों। मालिक मोहम्मद क्योंकि वो जैश नामक स्थान के निवासी थे, इसलिए कहा जाता है। वो निवासी थे, पैदा नहीं हुए थे, वो जय निवासी थे। कहाँ के, जैश नामक स्थान के निवासी थे। और कह रहा है कि आदिकाल के बीजवपन काल नामकरण किसने किया था। तो आदिकाल के लिए बीजवपन नामकरण किसने किया था, ये हमें बताना है। तो बताइए किसने किया था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन किए थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल का नाम न पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया। तो आदिकाल का पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया था। कह रहा है कि भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया था। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किसने दिया था। 119 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल दिया था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये डॉक्टर नगेंद्र दे रहा है कि भक्ति काल का पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया था, तो डॉक्टर नगेंद्र। और चंद्र बरदाई किसके दरबारी कवि थे। कह रहा है ना कि चंद्र बरदाई किसके दरबारी कवि थे। चंद बरदाई किसके, ये जय सिंह के दरबारी कवि थे। 120 का क्या हो जाएगा, ये किसके दरबारी कवि थे। ओहो, चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। चंद बरदाई ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पूछेगा कि फिर चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे, तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। और यहाँ पर कह रहा है कि पृथ्वीराज रसो किस कवि की रचना है। पृथ्वीराज रसो किस कवि की रचना है। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वीराज रसो ये चंद्र बरदाई कवि की रचना है। और चंद्र बरदाई किसके, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। और तार सप्तक में कौन से कवि शामिल हैं। प्रभाकर मचवे, नेमिचंद्र जैन और यहाँ पर भारत भूषण अग्रवाल। तो यहाँ पर कह रहा है कि 122 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कह रहा है कि कौन सभी लोग शामिल हैं। प्रभाकर मचवे भी है, नेमिचंद्र जैन भी है और भारत भूषण भी है। तो ये सभी लोग इसमें शामिल हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हम लोग देख रहे हैं कि डी हो जाएगा। सभी लोग हैं, ये भी हैं। प्रभाकर मचवे भी तार सप्तक में संबंधित है, जो 1900 से स्टार्ट हुआ था। तार सप्तक 1943 से स्टार्ट हुआ था। और ठीक है ना, तो यहाँ पर 1943 से स्टार्ट हुआ था। इसमें प्रभाकर मचवे भी हो जाएंगे, नेमिचंद्र जैन हो जाएंगे, भारत भूषण अग्रवाल भी हो जाएंगे। तो और उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि अष्टछाप का कवि नहीं है। अष्टछाप का कवि नहीं है, अष्टछाप का कवि नहीं है, बताइए। अष्टछाप का कवि नहीं है। कुंभन दास, स्वामी हरिदास, परमानंद दास। तो अष्टछाप का कवि कौन नहीं है, बताइए।
हम लोग जानते हैं कि अष्टछाप के कवि ये कुंभनदास हैं, कुंभनदास है, हरिदास है, हाँ, स्वामी हरिदास या परमानंद दास। कह रहा है कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता। 23 का क्या हो जाएगा? 23 का बी। ये स्वामी हरिदास नहीं होंगे, क्योंकि एक अष्टछाप इसकी 1500 कब हुआ? 1565 में अष्टछाप की स्थापना हुआ था। अगर कह रहा है ना कि कविता करके तुलसी न लसे, अगर कविता लसे, यहाँ पर कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पर तुलसी की कला, यह प्रसंग परक उक्ति किसने लिखी है? 1 से 24 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 24 नंबर के बी हो जाएगा। 1 से 24 नंबर के बी हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय कविता, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पर तुलसी की कला, ये अयोध्या सिंह हरिओं से संबंधित है। पद्मावत क्या है? एक त्रासदी है, एक मुक्तक काव्य है और गद्य पद्य है। तो 125 का क्या हो जाएगा? 125 का बताइए। तो एक त्रासदी है, जो ये पद्मावत है ना, ये पद्मावत क्या है? एक पद्मावत क्या है? एक त्रासदी है, एक त्रासदी है। क्या है? एक त्रासदी है। कह रहा है कि भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृति को छोड़कर भी संस्कृत को शास्त्रीय परंपराओं का निर्वाह किया है? तो किसने किया है? कह रहा है कि भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृति को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपराओं का निर्वहन किया है? तो ऑप्शन निर्वहन किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है? 126 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास जी हैं। इन्होंने ये तुलसीदास। कह रहा है कि कवि रचना की दृष्टि से महाकाव्य माघ किस 3 गुणों, कह रहा है कि 3 गुणों से भी विभूषित स्वीकार किए जाते हैं। कह रहा है कि काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? यहाँ पर बताइए। 127 नंबर क्वेश्चन का क्या जवाब होगा? तो 127 नंबर क्वेश्चन का जवाब एक उपमा हो जाएगा, अर्थ गौरव हो जाएगा और पदलालित्य हो जाएगा। ये जो तुलसीदास महाकवि माघ ना, ये उपमा, अर्थ गौरव और पदलित्य से संबंधित है, यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर कह रहे घानानंद रीतिकाल के किस धारा के कवि है? बताइए। तो घानानंद रीतिकाल के किस कवि धारा से संबंधित है? तो ये क्या करना चाहिए? घर से हमें मुक्ति मिलना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो घर से आपको मुक्ति मिली है, मुक्ति लेना पड़ेगा। तो यहाँ मुक्ति से संबंधित घानानंद रीति मुक्त कवि का अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद से कह रहा है कि पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ताते, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ताते है। तो किसे संबंध? 129 का 129 नंबर क्वेश्चन का क्या जवाब होगा? 129 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो 100 क्या दे रहा है? उपयुक्त पंक्ति अनुप्रास के तीन भेदों छक्का अनुप्रास द्वितीयांश लाटा अनुप्रास में से लाटा अनुप्रास का उदाहरण है। ये पूछ रहा है कि ये किसका उदाहरण है? ये लाटा, ये लाटा अनुप्रास के उदाहरण है। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक है, तो पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक से ये लाटा अनुप्रास की पंक्ति है। पराधीन आ जाए लाटा अनुप्रास की। यहाँ पर आइए क्वेश्चन ये बताइए क्वेश्चन क्या होगा? ये अनुप्रास से संबंधित है। अनुप्रास में क्या आ जाएगा? ये लाटा अनुप्रास। पराधीन सपने सुखना ही। ये द्विज शब्द का अर्थ, द्विज मतलब ब्राह्मण भी होता है, द्विज मतलब दांत भी होता है, द्विज मतलब पक्षी भी होता है। इसका एक से अधिक अर्थ निकलेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये 130 का डी होगा। कह रहा है कि मूला दाऊद की भाषा है,
बताइए मूला दाऊद की क्या भाषा है। तो मूला दाऊद की भाषा क्या है हमें ये बताना है। तो ठेठ अवधी, एकदम ठेठ अवधी है मूला दाऊद की भाषा। ठेठ अवधी, साहित्यिक अवधि नहीं है, ठेठ अवधि है। ठीक से याद कर लो, ठेठ अवधि है मूला। और समुच्चय बोधक को कहते हैं, समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं। विकारी अविकारी दोनों शब्द हो सकता है कि एक होगा। बताइए समुच्चय शब्द को क्या कहते हैं। समुच्चय बोधक शब्द को क्या कहते हैं। अविकारी शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए कह रहा है कि दो शब्दों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय शब्द होते हैं और ये सदैव अपरिवर्तित अविकारी रहते हैं। जैसे आंधी आई और पानी बरसात, और अब ये समुच्चय शब्द है। और उसके बाद से कह रहा है क्योंकि यह पद दो वाक्य हैं, आंधी आई और पानी बरसा से जोड़ा जाता है। दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, वह अविकारी शब्द होता है और समुच्चय बोधक में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पूछ रहे हैं ना कि यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं। कह रहे हैं मात्रिक अर्ध समात्रिक जाति का छंद कौन होता है। बताइए वही बताना है। तो रोला होगा, दोहा, चौपाई। तो इसमें से एक से अधिक हो जाएगा क्योंकि 33 का क्या हो जाएगा। 133 का 100। रोला चौपाई सममात्रिक जाति का छंद है। रोला और चौपाई। तो यहाँ पर एक से अधिक होगा ना। रोला चौपाई ये यहाँ पर पूछ रहा है अर्ध सममात्रिक छंद का। सममात्रिक छंद होता है रोला और चौपाई। 1 मिनट, ये रोला चौपाई ना, ये सममात्रिक छंद है। ये सममात्रिक छंद है रोला और चौपाई। और दोहा है अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। अर्ध सममात्रिक पूछा है। ये सब ये मात्रिक ही छंद होता है, एक वर्णिक छंद होता है। और उसमें भी मात्रिक छंद को सममात्रिक और अर्ध सममात्रिक छंद में बांटा गया है। यहाँ पर देखिए ये 34 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। अवधि ये पूर्वी हिंदी संबंधित है, ब्रज भाषा पश्चिमी से संबंधित भोजपुरी पूर्वी हिंदी से। यहाँ पर कह रहा है कौन सा युग्म गलत है। तो जो भोजपुरी होता है ना, ये बिहारी हिंदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ये सी गलत है। ये 34 का क्या हो जाएगा। 34 का सी गलत है, ये बिहारी से। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल बताइए। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, सामान्य वर्तमान काल। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, सामान्य वर्तमान का पूर्ण वर्तमान। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, संदिग्ध। यहाँ पर 135 का क्या हो जाएगा। ये पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है तो पूर्ण वर्तमान काल संबंधित हो जाएगा, पूर्ण। कह रहा है कि लड़का पेड़ से गिरा, उपयुक्त में से। कह रहा है कि लड़का पेड़ से, ये 36 का क्या हो जाएगा। ये लड़का पेड़ से गिरा, 136 का क्या होगा। तो 36, लड़का ने पुस्तक गिरा तो 135 का क्या हो जाएगा। लड़का पेड़ से गिरा, ये अपादान कारक हो जाएगा। छत से गिरा, पेन से गिरा, कहीं से गिरा। कह रहा है कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु क्या कहलाती है। कह रहा है ना कि मूल अकर्मक एक सकर्मक होता है, तो मूल अकर्मक के मतलब कि रोना कोई कर्म नहीं है। तो रोना कर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु क्या कहलाती है। सदिश द्विकर्मक धातु, संयुक्त धातु। 137 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो सदित सकर्मक धातु कहते हैं।
इसको अगर अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु क्या कहलाती है? तो सधित अकर्मक क्रिया धातु कहलाती है। सधित क्या हो जाएगा? साधित, साधित सकर्मक धातु हो जाएगा। अगर यहाँ पर कह रहा है इसको हमें यर अलग व, तो इसको हमें सीटिंग अरेंजमेंट की तरीके से इसको व्यवस्थित करना है, सही रूप में इसको व्यवस्थित करना है। इसको जब तक 2-3 बार पढ़ेंगे नहीं तब तक ये व्यवस्थित नहीं हो सकता है। तो कह रहा है ना, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि समय को परखने वाला, समय को परखने वाला और समय की नहीं, रंग से ढना दे नहीं, करोड़पति से भिखारी। समय को परखने वाला करोड़पति से नहीं, रंग से नहीं, समय, यहाँ पर देखिए समय को परखने वाला करोड़पति से भिखारी, रंग, समय को परखने वाला रंग से धनाढ़ और करोड़पति से भिखारी। समय को परखने वाला, उपेक्षा करने वाला, और कह रहा है कि समय को परखने वाला रंग से ढनाढ़ और समय की, और कह रहा है कि समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। इसको बैठाए 2-3 बार, जब तक इसको सेटिंग अरेंजमेंट की तरह नहीं बैठाएंगे तब तक हल नहीं होगा। तो कह रहा है ना कि समय को परखने वाला, समय को परखने वाला रंग से ढना दे, बात सही है, रंग से ढना दे माने कि उसके पास कुछ नहीं है तो वो भी उसके पास बहुत कुछ हो जाता है। तो समय को परखने वाला व्यक्ति रंग से ढना दे और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। तो इसको बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो पहले आएगा समय को परखने वाला रंग से ढनाढ़े, र आएगा। उसके बाद से दे रहा है रंग से ढनाढ़े, और उस पर कह रहा है कि यहाँ पर बताइए क्या होगा? पहले लो आएगा करोड़पति से भिखारी, करोड़पति से भिखारी, और समय की उपेक्षा करने वाला हो जाता है। और समय ये पूरा गलत दिया गया है, इसमें पूरा लग रहा है कि देखो एक बार और देखा जाए इसको। चौथा नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन पर चला जाए। 38 का क्या दे रहा है? 38 का ये सी दे रहा है। देखा जाए सी में क्या है, थोड़ा छोटा किया जाए। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि समय को परखने वाला और समय को परखने वाला रंग से ढनाढ़े, ठीक था, र था, ठीक। और कह रहे हैं यह पथ है ना, और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। इस तरह सेटिंग अरेंजमेंट बैठेगा। देखिए कह रहा है कि समय को परखने वाला और समय को परखने वाला रंग से ढनाढ़े, र आएगा। उसके बाद से कह रहा है कि और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से ढनाढ़े हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। सब समय को परखने वाला रंग से ढनाढ़े और यहाँ पर दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा, और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। ये सिटिंग अरेंजमेंट की तरीके से बैठाएंगे, जो सटीक होगा उसी को आंसर मानते हैं, और इससे कोई सटीक आंसर कुछ नहीं बता सकता है कि किस तरह इसको बैठाते हैं। निम्न में से कौन सी स्त्रीलिंग नहीं है? 139 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग नहीं है रोटी, पूड़ी, पानी। स्त्रीलिंग नहीं है पूछ रहा है, पानी स्त्रीलिंग है। 39 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ये अपने आप में पुल्लिंग होता है, पानी अपने आप में पुल्लिंग है। कह रहा है कि घोड़ा का प्रवाची क्या होगा? घोड़ा का प्रवाची क्या हो जाएगा?
घोड़ा का प्रवाची क्या हो जाएगा? जैसे 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। घोड़ा का प्रवाची क्या होगा? अश्व होगा कि सिंधु होगा? घोड़ा का प्रवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? 40 का डी हो जाएगा। अश्व भी होता है, सिंधु भी होता है, और उसके बाद घोटक भी होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? नेताजी कहीं, भूत के पांव और निठल्ले की डायरी। यहाँ पर कौन कह रहा है कि कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? 141 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। नेताजी कहीं, भूत के पांव, निठल्ले की डायरी। बताइए हरिशंकर परसाई की कौन सी रचना नहीं है? व्यंग रचना नहीं है। भूत के पांव होगा क्या? भूत का पांव भी है हरिशंकर परसाई की रचना। निठल्ले की डायरी है। नेताजी कहीं किसकी रचना है जानते हो? ये मनोहर श्याम जोशी का है। नेताजी कहीं किसकी रचना है? मनोहर श्याम जोशी की रचना है। जागीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? जागीर जस चंद्रिका के रचना रहीम है, आचार्य केशव हैं कि रस खान है? तो जागीर जस चंद्रिका के रचनाकार 142 का क्या हो जाएगा? जागीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन हो जाएंगे? आचार्य केशव हो जाएंगे। 142 का क्या हो जाएगा? 142 का भी हो जाएगा, ये केशव हो जाएंगे। जागीर जस चंद्रिका के रचनाकार केशव। और उसके बाद से हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ। बंगदूत कब प्रकाशित हुआ? 1829 में। ये बंगदूत 1829 में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार कौन है? चारुचंद्र लेख महादेवी वर्मा का होगा? नहीं। भगवती चरण वर्मा का? वृंदालाल वर्मा। 44 का क्या हो जाएगा? कि ये चारुचंद्र लेख इसमें से कोई नहीं होगा। न हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे, ठीक है ना? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे। कौन होंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये चारुचंद्र लेख के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। आकाश का पर्यायवाची शब्द है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नभ होता है, शून्य भी होगा। ऑप्शन नंबर सी भी होगा। 45 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शून्य और नभ दोनों भी होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। अब कह रहा है कि पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? 146 का क्या हो जाएगा? 146 का ये राम कुमार वर्मा हो जाएंगे। 146 का क्या हो जाएगा? 146 का सी हो जाएगा। और पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन हो जाएंगे? कि ये राम कुमार वर्मा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राम कुमार वर्मा। अगर कह रहा है कि कुआनो नदी कविता संग्रह के कुआनो नदी कविता संग्रह के कौन है? कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि। 147 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 147। कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना।
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना क्यों नदी कविता के संग्रह हो जाएंगे 147 का। ललना, कांता, अंगना और कामिनी के प्रवाची शब्द है। ललना, कांता, अंगना और कामिनी किसके प्रवाची शब्द हैं? 148 नंबर क्वेश्चन का। स्त्री के लिए ललना, कांता, अंगना, कामिनी शब्द का प्रयोग किया गया है। स्त्री के लिए ये स्त्री का प्रवाची शब्द होता है। ये ललना किसको कहते हैं, कांता किसको कहते हैं, तो अंगना और कामिनी ये स्त्री को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्त्री को कहते हैं। कह रहे हैं कि कुल ज्ञान निर्णय के रचनाकार। कुल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन हो जाएंगे? कुल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन हो जाएंगे 149 का? तो 149 मतेंद्र नाथ हो जाएंगे। कुल ज्ञान निर्णय के रचना ये मतेंद्र नाथ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ये मतेंद्र नाथ। कुल ज्ञान निर्णय के रचनाकार, कुल ज्ञान निर्णय के रचनाकार ये मतेंद्र नाथ हो जाएंगे। और कह रहे हैं कि कुटिल शब्द का विलोमार्थी शब्द है। 150 का क्या हो जाएगा? कुटिल अर्थ दृष्टि। यहाँ पर कह रहे हैं कि कुटिल शब्द का विलोमार्थक। कुटिल मतलब क्या होता है? कुटिल का अर्थ होता है दुष्ट, छली, टेढ़ा। अतः इसका सरल होगा। कुटिल का अर्थ होता है अगर दुष्ट होता है तो कुटिल का अर्थ होता है दुष्ट, छली, टेढ़ा। और इसका विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा दुष्ट होगा, एकदम नालायक होगा। उसका सरल बजा सकते हैं। कुटिल कठिन और जटिल हो सकता है, पर ये जटिल अलग है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा।